मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बस्तर दशहरा पर्व में राज परिवार के कमलचंद भंजदेव के रथ पर चढ़ने को लेकर विवाद तेज हो गया है। दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी प्रेम पाड़ी ने बताया कि 1966 में महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की मृत्यु के बाद रथारोहण की परंपरा पारिवारिक विवाद के चलते निरस्त कर दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई आदेश शासन ने जारी नहीं किया है जिसके तहत कमलचंद भंजदेव को रथ पर चढ़ाया जाए। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक बलदेव मौर्य ने कहा कि रथ पर चढ़ने का अधिकार केवल माटी पुजारी को है। कमलचंद भंजदेव माटी पुजारी नहीं है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोकतंत्र में ऐसी परंपराओं की कोई जगह नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शासन ने अनुमति दी तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। समाज ने भी स्पष्ट किया कि शासन के निर्देश पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। महाराजा साहब 61 से 65 तक अपना स्वयं पैसे से दसरा करते थे। राजा साहब का जब गोलीकांड हुआ 66 में, उसके बाद शासन ने दसरा करने के लिए आदेश दिया कि उसकी परंपरा को यथावत रखते हुए रखा जाए बोले। उसी समय से शासन ने दसरा करने के लिए अनुमति दिया और आदेश दिया। उसी दरमियान रानी स्वर्गीय वेदवती को एक अनुमति दिया गया था कि आप राजा की पत्नी हो, इसके कारण आपको रथ में बैठने का अधिकार दिया था। लेकिन दोनों रानी को विवाद चलते हुए, उस समय शर्मा साहब तो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बीच में विवाद हुआ। तो विवाद होने से रात को 12 बजे कलेक्टर साहब लेके अभी आप लोग शासन का हक कह रहे, मैं आप लोग को हटा देना चाहता हूँ। तो उसने वेदवती ने लिखे थे आज दशहरा कार्य पूजा द्वारा संपन्न किया जाएगा और माई जी का क्षेत्र रह के ही उसको परिक्रमा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिख के शासन को दिया। और उसी समय से शासन के द्वारा आज तक जो परंपरा चले आ रहा है। और उन लोग बीच में उसी दिन जब रात को ये सब लिखा पड़ी हुआ, यहाँ कोई भी माजी मुखिया कोई नहीं थे जिनकी इनकी जानकारी, जो पूर्व लोग भी जानकार थे, आज वो दुनिया में नहीं। अब ये वर्तमान जो है, इन लोग जबरदस्ती विवाद को उत्पन्न कर रहे हैं जिसको कोई उचित नहीं। शासन वो चाहे, शासन के ऊपर निर्भर है, जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है तो शासन के ऊपर है। जो परंपरा इतना वर्षों से चली आ रहा है, तो जबरदस्ती विघ्न बाधा डालने के लिए सब प्रयास किया जा रहा है। वो तो शासन के ऊपर निर्भर करता है, शासन दसरा करे, शासन अपना पैसा खर्च करे, शासन के ऊपर उसको नहीं। जब आज तक कोई भी प्रशासन आदेश दिया नहीं है। आज भी वर्तमान को कमलचंद को जो पूजा पाठ में जाने के लिए आदेश दिया, आज भी कोई आदेश नहीं है। वो अपने जैसे भी उनको जिसके हिसाब से अनुमति मिला गया है, पूजा तो कर ही रहे हैं। अब नए नए आप उन लोगों को मांग करेंगे तो शासन ऊपर निर्भर है, हम उसको क्या कर सकते हैं। यहाँ बस्तर के आखिरी राजा कौन थे, उसके बाद कोई बना है क्या? मैं महाराजा प्रवीर चंद आखिरी राजा थे, उसके बाद कोई राजा तो बना नहीं है। और दूसरी बात जो तो सरकारी राजा विजय चंद को बनाए थे, लेकिन लोग बाग तो आदिवासी को उसको मानने को तैयार नहीं हुए। उनके बाद भी उनके लड़के भी बनाए थे भरत चंद को, उनको भी कोई आज तक राजा को मानते नहीं थे। आज इनको भी ये सब वैसी मानते जरूर है, लेकिन वो जिस तरीके से मानना चाहिए उस तरीका उनको नहीं मानते। मैं बलदेव मौर्य हूँ, सर्व आदिवासी समाज का संरक्षक हूँ। आप लोगों ने जो पूछ रहे हैं कि राजा के संबंध में, अगर उन्होंने आवेदन दिया है रथ में चढ़ने के लिए, मांझी चालकी के अलावा गांव स्तर में भी बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, उन लोगों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। और मैं मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरे पूर्वज के जानकारी के हिसाब से, मेरे जो बाप दादा के जानकारी के हिसाब से, राजा का जो भी मान्यता था प्रवीर चंद के समय से ही था। उसके बाद उन्होंने खत्म होने के बाद यहाँ पर सारे चीज बंद हो गया है। और राजा तो, और अभी जो माटी पुजारी बोल रहे हैं, मैं तो माटी पुजारी इनको नहीं मानता। माटी पुजारी मतलब ये है, अगर माता जी को बलि दिया जाता है, उसका हेड अगर भक्षण करता है, वो सही असली माटी पुजारी कहलाता है। ये हमारे रूढ़ी प्रथा हर घर घर में, हर गांव गांव में ये है। यही मेरा कहना है। और ये अगर शासन के तरफ से अगर हो रहा है, तो जिस तरीके से जो भी विचार किया गया पिछले टाइमिंग में, पिछले समय में प्रवीर चंद मरने के बाद, यथावत जो चल रहा है उसको उसी हिसाब से ये चलाना चाहिए और हमारी संस्कृति बने रहे। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसमें से सहमति नहीं है इसमें। हाँ, विरोध करेंगे ही, क्योंकि भाई हम अपने भाई जो जिस तरीके से है भाई, ऐसा माटी पुजारी कोई भी बोल दिया तो माटी पुजारी हो जाता है क्या? माटी पुजारी के कितने बड़े सारे चीजें हैं, कितने बड़े चीज से गुजरने पड़ते हैं, वो गुजरे। और वो कतई, और वो क्या है, हमारे रूढ़ी प्रथा के हिसाब से लम सेना यानी घर जमाई आदमी का पुत्र कभी यहाँ का माटी पुत्र नहीं बन सकता। माटी पुत्र वही होगा जो यहाँ जो राजा रहा है, उनके
जो पुत्र वर्ग होते हैं, पुत्र जो होते हैं वही उसके ही ये वंशज जो है पुत्रवत बनते आते हैं। और मेरे नॉलेज के हिसाब से जो है ये रुद्र प्रताप देव की जी से एक खत्म होना चाहिए। राजा जो रथ में चढ़ने के लिए जो मांग रहे हैं ये नियम विरुद्ध है और वो माटी पुजारी भी नहीं है। माटी पुजारी वही होता है जो गांव बैठाता है। देखिए, कमलचंद भंजदेव बस्तर राज परिवार के एक सदस्य हैं। 1967 के बाद आज तक कोई भी राज परिवार का सदस्य रथारूढ़ नहीं हुआ, परंतु पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वह रथ में चढ़ेंगे। ये सभी शहरवासियों के लिए और बस्तर वासियों के लिए सोचने का विषय हो गया है, क्योंकि अब लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र चलता था। लोकतंत्र में यह पूरा आयोजन सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार होता है। वह दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं कि उपाध्यक्ष हैं कि विधायक है कि सांसद हैं, और लोकतंत्र में सब चीजें समाप्त हो रही है। मैं सामान्य कमलचंद भंजदेव जी से विनती करता हूं कि इस प्रकार के फैसले ना ले जिससे उनकी जग हसाई हो। बस्तर दशहरा ऐतिहासिक है, 75 दिनों से ज्यादा चलने वाला दशहरा है। इस दशहरे की गरिमा कैसे बढ़े, कैसे यहाँ बस्तर के लोग उस दशहरा में अधिक मात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इस विषय पर चिंतन मंथन सरकार को और उनको करना चाहिए। इस सत्ता के दबाव में आकर रथ पर चढ़कर ये अपने आप को क्या साबित करवाना चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं या पूर्णचंद भंजदेव जी बनना चाहते हैं? उन्हें आज अब इस विषय पर चिंतन मनन की आवश्यकता है, और जो उनके सलाहकार है उनसे सलाह ले और इस दिशा में अच्छा पहल करें। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद गायत्री साहू के खिलाफ दर्ज प्रकरण ने सियासत को गरमा दिया है। मंगलवार को उन्होंने बिजली पानी की समस्या को लेकर वार्डवासियों संग विकास भवन का घेराव कर मटकी फोड़ आंदोलन किया था। आंदोलन के बाद निगम प्रशासन ने पार्षद एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू पर केस दर्ज किया। कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए भाजपा शासित निगम पर लोकतांत्रिक अधिकार दबाने का आरोप लगाया। पार्षद पति लक्ष्मीनाथ साहू ने कहा कि जनता की समस्याएं उठाने पर एफआईआर दर्ज होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। अब तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान हम तो कहते हैं संविधान खतरे में। आखिर पार्षद जब घर उसके वार्डों में पानी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, तो कहाँ नगर निगम ही तो जाएगी, नगर निगम आयुक्त से ही तो डिमांड करेगी। और अगर उसने डिमांड किया और उसके ऊपर एफआईआर हुआ तो आप सोच लीजिए कि क्या चल रहा है कि छोटे से लेकर बड़े तक विपक्षियों की आवाज़ को दबा दिया जाए। और विपक्ष किसकी आवाज़ उठाता है? विपक्ष जनता की आवाज़ उठाता है। जो जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति का हो, चाहे वो प्यासा आदमी हो, जो चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, उनकी आवाज़ भी अगर आप उठाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। पर देर है अंधेर नहीं, कल कहीं ना कहीं इसमें एक नई लॉ आएगी। निश्चित रूप से आज के इस सरकार में जनता का मुद्दा उठाना इनके हिसाब से एक अपराध है। हमने बिजली और पानी की मांग को लेकर पार्षद श्रीमती गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू के नेतृत्व में और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा के हमारे कुछ साथी और सैकड़ों महिलाएं जो वास्तविकता में त्रस्त है पानी की संकट से, जल के संकट से, प्रकाश व्यवस्था से, साफ सफाई से, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उस मुद्दे को लेकर हमने मांग करने गए थे। विकास भवन का घेराव किया, लोकतांत्रिक तरीके से हमने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे ऊपर द्वेषपूर्ण तरीके से बदले की भावना को ध्यान में रखकर सत्ता पक्ष के इशारे पर इन अधिकारियों के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें गायत्री साहू जो कि पार्षद है उस वार्ड संबंधित वार्ड की, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। हम दोनों के ऊपर चिन्हांकित करके एफआईआर करना द्वेषपूर्ण है, बदले की भावना के तहत यह कार्रवाई की गई है। लेकिन हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के सिपाही डरने वाले नहीं हैं, वो डटकर मुकाबला करेंगे। आज जिला कांग्रेस कमेटी का भी बयान आ गया है कि वो हमारे साथ हैं और हम लोग एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट घेराव की तैयारी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से लोकतंत्र को दबाने की काम ये सरकार कर रही है, नगर की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। एक महिला पार्षद के साथ इन्होंने जो दुर्व्यवहार पूर्ण कार्य किया है, एक महिला नारी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी की सरकार आज नारियों के साथ क्या व्यवहार कर रही है आप सबके सामने। नगर निगम कार्यालय विकास भवन बिलासपुर में पदस्थ कर्मचारी शेख अमीन के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पार्षद गायत्री साहू तथा उनके साथियों के द्वारा निगम कार्यालय में पहुंचकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई है, जिस पर सिविल लाइन पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
नगर निगम नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने प्रेस वार्ता में महापौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दलपत सागर को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि महापौर पहले कहते हैं 9 साल कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, फिर उसी अवधि में भ्रष्टाचार होने की बात करते हैं। यह दोनों बातें आपस में विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में आयरलैंड, सौंदर्यीकरण, पाथवे और चौपाटी जैसी योजनाएं संचालित की गई, जबकि वर्तमान महापौर यह नहीं बता पा रहे हैं कि 9 करोड़ 88 लाख रुपए कहां खर्च हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में हुई चर्चा का जिक्र मिनट्स में शामिल नहीं किया गया, जो नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ है। चौधरी ने महापौर की कार्यशैली को तानाशाही बताते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत उन पर सटीक बैठती है। आज की इस प्रेस वार्ता में मैंने विस्तार से सब बता दिया है। महापौर जी के द्वारा शहर की जनता को जिस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने सदन में तानाशाही रवैया अपनाया, उसके खिलाफ में आज हम बोलने के लिए यहाँ पे आए। एक डिबेट हुआ था, उस डिबेट के दौरान उन्होंने काफ़ी झूठ बोले हैं, उसका प्रमाण हम मिनट्स में दिखा दिए। जिस प्रकार से उन्होंने 9.88 करोड़ की स्वीकृति की बात और उसका चर्चा की बात मिनट्स में होने की बात कही और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कान खोलकर सदन में बैठने की बात की है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में महापौर जी को बोलना चाहता हूं कि वो अपना आंख खोल के पढ़ना सीख ले और मुंह खोले तो झूठ ना बोले, क्योंकि ये इनके झूठ की वजह से आज शहर की राजनीति एक बहुत ही नीचे स्तर की राजनीति प्रदर्शित हो रही है। जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने हमारे महिला पार्षदों के साथ किया है, ये निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। महापौर जी को इस बात के लिए झूठ नहीं बोल के माफी मांगना चाहिए, शहर की जनता से माफी मांगना चाहिए, सम्मानीय हमारे पार्षद बहनों से माफी मांगना चाहिए। परंतु महापौर जी का झूठ का जो सीमा है वो समाप्त नहीं हो रहा है और उन्होंने जो अगले दिन जाकर रिपोर्ट लिखाई है उसमें भी एक झूठ बोलकर पुलिस प्रशासन को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जिसपे उन्होंने हमारे सम्मानित पार्षद के पति का नाम लिया है। ये बहुत ही निंदनीय है और महापौर जी की इस कृत्य का भर्त्सना करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं और सड़क से सदन तक उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हम इस बात को लगातार उठाते रहेंगे, उन्हें साबित करना पड़ेगा और इस प्रकरण में अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो न्यायालय में प्रकरण दर्ज करके हम न्यायालय से इसका न्याय मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी बोलना चाहता हूं कि गेरुए वस्त्र में रावण भी आया था और माता सीता का हरण किया था और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके ये ऐसे असामाजिक कृत्य करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं और सार्वजनिक रूप से नारी को गाली देते हैं। ये कहीं से भी शोभनीय है और उस व्यक्ति के लिए शोभनीय है जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, शहर का प्रथम नागरिक है। उन्हें किस लहजे पे बात करना चाहिए, इस पर उन्हें स्वयं को आत्मा से विचार करना चाहिए। और जब जाहिर हो चुका है, एक सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार करना शोभा नहीं देता है, खास करके एक महिला के साथ में। डिबेट के दौरान जिस तरह से उनका व्यक्तित्व तो झलक के आए, उससे तो ये नहीं प्रमाणित हो रहा है कि वो 4-5 साल नगर निगम को ठीक ठाक से चला पाएंगे। उनका व्यवहार जो दिख रहा है वो आज भी यही सोचते हैं कि मैं आज भी नेता प्रतिपक्ष हूँ। वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि आज वो नगर निगम के मेयर है। उनको आज भी यही लग रहा है कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और हम सत्ता पे बैठे हैं। जिस तरह का वहाँ डिबेट चल रहा था उस दौरान जिस तरह की उनकी हरकत थी वो पूरी तरह दर्शा रही थी कि हम पक्ष में बैठे हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं। वो हमारे से सवाल पूछ रहे थे, वो ये बोल रहे हैं कि आप बंड के मामले में बैठेंगे तो मैं उसमें कार्रवाई करूंगा। क्या आपको बोलना ये चीज शोभा देता है? आप काम करेंगे नहीं तो हम जरूर बैठेंगे। आप काम करिए तो, आप नहीं बैठेंगे तो आपने जहाँ जो चीज नहीं किया है उसको करवाने के लिए हम हैं। हम विपक्ष इसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे उस काम को करवाने के लिए। ये भी हम उनसे सवाल पूछेंगे तो उनको इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है, उनको इतना ज़्यादा वो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। एक महिला का भी वो इज्जत नहीं कर पा रहे, मान सम्मान नहीं दे पा रहे। क्या मतलब है ऐसे मेयर का? वहाँ पर जिस प्रकार की घटना हुई
उसके बाद में उसका साक्ष्य है, वीडियो है, सब कुछ होने के बाद वो उस दिन रिपोर्ट नहीं करा कि उसके दूसरे दिन गए हैं वो एसपी साहब को आवेदन देने कि मेरे द्वारा, मेरे पति के द्वारा और बाकी पार्षदों द्वारा उनको गाली गलौज किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। वो तत्काल में उसका एक्शन क्यों नहीं लिए? तत्काल जाते, तत्काल वहाँ पे बोलते, एक पार्षद महिला के साथ में आप पूरे का प्रयोग कर रहे हैं, उसको गाली गलौज कर रहे हैं, आकर ये औकात दिखाता हूँ, कितनी मान सम्मान देते हैं, एक काम कर रहे हैं। जगदलपुर शहर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की महिलाएं इसीलिए कांग्रेस पार्टी में आज भी मौजूद हैं, ना कि बीजेपी में भगोड़ी महापौर की तरह। धन्यवाद। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजा बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के दौरान सूचना मिली कि उड़ीसा से गांजा लाकर रायगढ़ में बेचा जा रहा है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी पिंटू बेहरा निवासी रामपुर कोलियारी ब्रिजराज नगर ओडिशा को पकड़ा। उसके कब्जे से 3.322 किलो गांजा, मोबाइल और नगद रकम जब्त की गई। पूछताछ में पिंटू ने खुलासा किया कि वह रागनी शर्मा निवासी जोगी डिपा के साथ मिलकर गांजा की तस्करी करता है। उसकी निशानदेही पर रागनी को भी पकड़ा गया, जिसके पास से 1.922 किलो गांजा और मोबाइल बरामद हुआ। कुल 5.240 किलो गांजा, 2 मोबाइल और नगद रकम समेत 80,000 की संपत्ति जब्त की गई। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी सर के मार्गदर्शन में लगातार मादक पदार्थ के अवैध गतिविधि या जो बिक्री करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुखबिर तैनात किया गया था, जिस पर कल अपने को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक झारसुगुड़ा ब्रिजराज नगर का व्यक्ति है जो यहाँ बापू नगर में कुंदन कलेत के मकान में गांजा रखकर जो है अवैध रूप से बिक्री करता है। मुखबिर सूचना पर से एक टीम सहायक उप निरीक्षक गौतम ठाकुर के नेतृत्व में भेजा गया था। मुखबिर सूचना सही प्राप्त होने पर उक्त आरोपी के पास से 3 किलो 3.3 किलो गांजा बरामद हुआ था। उसके द्वारा पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो जोगी डिपा की रागिनी शर्मा उर्फ करेला है, उसको भी ये गांजा ला करके देता है, जिसके पास से दो पैकेट में 1 किलो 900 ग्राम गांजा जो बरामद हुए हैं। इस प्रकार से कुल 5 किलो से अधिक गांजा, अवैध गांजा इन लोगों से जब्ती किया गया है। साथ ही दोनों से एक मोबाइल जब्ती किया गया है, जिसमें अवैध गांजा खरीदी बिक्री के संबंध में उनसे बात होना उसमें काम मिला हुआ है। इन दोनों के विरुद्ध थाना कोतवाली में एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इनको रिमांड में भेजा जा रहा है। ये लोग खपाते कहाँ थे गांजा को रायगढ़ लाने के बाद? ये छूटपूट रूप से बस से ये गांजा लाता था, और जैसे जो आपको बताया कि रागिनी शर्मा है जो जोगी डिपा के रहने वाली है, उसको 2 किलो दिया था। इस तरह से जहाँ जहाँ भी छूटपूट रूप में जो गांजा बेचते हैं उनको मौके में जाकर उपलब्ध कराते हैं। लाता कहाँ से था इनका सरगना कौन? ये छोटा रूप में बेचने वाला है, खुद ही रहने वाला है, ब्रिजराज नगर उड़ीसा का रहने वाला है, जहाँ पर गांजा आसानी से मिल जाता है, वहां से लेकर के आया था। दुर्ग के धमदा क्षेत्र के किसानों ने कलेक्टर से कर्ज मुक्ति की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी जमीन कुर्क हुई तो वे या तो मजदूरी करेंगे या आत्महत्या को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि कभी टमाटर की खेती से पहचान बनाने वाला इलाका अब लगातार नुकसान झेल रहा है। खपरी, परसबोट, कोल्हापुर, बरमपुर, करेली, डंगनिया, बिरझापुर समेत कई गांवों के किसानों ने बताया कि पिछले 1 दशक से बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ब्याज मूलधन से कई गुना बढ़ गया है और बैंक लगातार नोटिस भेज रहा है। किसान दल कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने 1 टाइम सेटलमेंट कर कर्ज माफी की गुहार लगाई। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि किसानों की जमीन कुर्क न हो, इसके लिए विशेष प्रयास कर समाधान निकाला जाएगा। देखिए, मेरे क्षेत्र के किसान हैं, इन लोग 2013-14 में IDBI बैंक नेहरू नगर शाखा और भिलाई चरोदा शाखा से KCC ऋण के रूप में कर्ज लिए थे। तो उस टाइम क्या है, कर्ज लेने के बाद में वे टमाटर के कृषक हैं, तो रेट का नहीं मिलना और क्या बोलते हैं, मौसम का प्राकृतिक आपदा जो है वो अकाल के दुष्काल के वो पड़ गया, और क्या बोलते हैं नोटबंदी, उसके बाद ये लगातार 3-4 ऐसे घटनाक्रम हुआ, उसके कारण से किसान जो है कर्ज में दबते गए, इसलिए वो कर्ज नहीं पटा पाए। आज बैंक जो है बहुत ज़्यादा दबाव बना करके इनको कर्ज वसूली के लिए किसी के खेत में नोटिस चस्पा कर रहे हैं, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए किसान लोग तंग आकर के माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आज सब लोग आए हुए हैं। कलेक्टर से क्या आश्वासन?
कलेक्टर साहब से मिले हैं तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं बैंक वालों से बात करता हूँ, क्या है कैसा। इसमें एक मुफ्त समझौता स्कीम के तहत एक शासन द्वारा योजना चलाया जाता था, उसमें पूर्व में कुछ किसानों का पहले कर्ज माफ हुआ था। हम लोग उसी को कलेक्टर साहब को बोले कि ऐसा स्कीम हम लोगों को भी दिया जाए, ताकि हम लोग भी जो मूलधन हमारी राशि है उसका 50 से 60% पटाने के लिए तैयार हैं। कुछ ज़मीन को अपन बेच देंगे और कुछ ज़मीन अपने जीविकोपार्जन के लिए बच जाएगा, तो हम लोग कर्ज मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कलेक्टर साहब से निवेदन किए हैं। ये धंधा क्षेत्र के कितने गांव, लगभग कितने किसानों का मामला होगा? अब भैया लगभग पूरा मतलब समझ लीजिए 50-100 गाँव हैं। किसी गाँव में 2 है, किसी गाँव में 10 है, तो किसी गाँव में 50 भी है। ऐसे टाइप के किसान लोग सब जुड़े हुए हैं और लगभग सब लोग यही कर्ज के तले दबे हुए हैं। आपका नाम? दानेश्वर साहू, जिला पंचायत सदस्य दुर्ग। आपका नाम और परिचय? मैं नासिर खोकर हूँ, मैं जिला कांग्रेस प्रवक्ता भी हूँ और सब्जी मंडी का अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं। तो जो किसानों के साथ आए हैं, क्या समस्या थी किसानों? ये 2018 की समस्या की फिर पुनरावृत्ति हो रही है। 2018 में भी ऐसी हुआ था कि नोटबंदी और फसलों का मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान करीब 55 किसान आए थे उस टाइम में भी, और उन्होंने ये कहा था कि या तो हमारा कर्जा माफ़ करे या आत्महत्या की अनुमति दे। उस समय में बैंक वाले जो इनके खेतों में जाके बैनर चस्पा कर बैंक खेत को बंद कर दिए थे, ताला लगा दिए थे। आज फिर वही नौबत आ रही, क्योंकि आज भी ये जो किसानों की फसल है सब टमाटर सब्जी के फसल वाले हैं ये, और सब्जी के फसल में कोई मूल्य का निर्धारण नहीं है। कभी इनको लाभ होता, कभी नहीं होता, कभी फसल सड़ जाती है। अभी भी वर्षा चाहे जैसे भी इनकी फसल ख़राब होने से इनको मूल्य नहीं मिला। तो आज ये किसान 2012-13 का लिया हुआ कर्जा नहीं पटाया, बैंक वाले इनके ऊपर दोगुना भार बता रहे हैं। बीच में इनको ऑफर दिया गया था कि ये 50 से 60% पैसा पटा दे वन टाइम सेटलमेंट में, मूलधन में, लेकिन अभी वो बैंक वाले उससे भी इनकार कर रहे हैं और इनको नोटिस दे दिया गया इनके बैंक के कब्जे के लिए, इनके खेत पे कब्जे के लिए। उसी को लेकर आज ये आए हैं किसान लोग समस्या लेकर कलेक्टर महोदय के पास। कितनी संख्या होगी लगभग? ये कम से कम 100-200 किसान होंगे वहाँ पर जो कर्जे में डूबे हुए हैं। आज ये फसल नहीं कर पा रहे और कई किसान तो ऐसे जिन्होंने किसानी भी बंद कर दी, ना उनके पास पैसा है नहीं है। अभी ये किसान ये बोले कलेक्टर साहब को कि आप हमारा वन टाइम सेटलमेंट कर दो, हम आधा खेत भी बेच देंगे। क्या विकल्प बचेगा यदि किसानी खत्म हो जाए? अगर सरकार और प्रशासन इस पर संज्ञान लेते हुए बैंक वालों करता है तो इन लोग वन टाइम सेटलमेंट करने को तैयार है। नहीं तो कई परिवार ऐसे हैं कि जो जिनके आगे जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, वो साफ बोलते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। सर, धंधा क्षेत्र के काफ़ी सारे किसान आए थे, उनका जो है काफ़ी लगभग 10 साल से कर्ज जो पेंडिंग है, उनका कर्ज नहीं पटाया है, वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं ताकि उनका कर्ज जमा कर सके। इस पर क्या कहना चाहिए? किसानों ने करीब 10 साल पहले वहाँ पर कर्ज लिया था, उसको नहीं पटा पाए हैं। वन टाइम सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करने आए थे, तो इसके लिए बैंक से बात की जाएगी। अगर उनकी तरफ से, बैंक की तरफ से सहमति मिल जाती है तो इसको वन टाइम सेटलमेंट कराया जाएगा। उनका कहना सर अगर नहीं पेड हुआ तो सबके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, ज़मीन चले जाएगा, क्योंकि पूर्वी का आदेश आ चुका है। ऐसे में कुछ रास्ता उनके निकल पाएगा? प्रयास किया जाएगा कि बैंक से वन टाइम सेटलमेंट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।